हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि रीयूनियन को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था फोकलैंड आइलैंड्स को लेकर के। तो फोकलैंड आइलैंड्स को अगर हम मैप में व्यू करें, फोकलैंड आइलैंड्स अटलांटिक ओशन में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्टर्न पार्ट पर सिचुएटेड है। इसके अलावा फोकलैंड आइलैंड्स की कैपिटल का नेम स्टेनले है और ये प्रेजेंट टाइम में भी यूके के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने कोविड की वजह से अगर किसी फैमिली में किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसको एक रिलीफ देने के लिए जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, उसके लिए जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया है। जो स्टेट है उन्होंने, यूनियन गवर्नमेंट ने ये सजेशन दिया था कि 4 वीक्स का टाइम पीरियड दिया जाए किसी भी फैमिली को, अगर वहाँ पर कोविड की वजह से डेथ हो जाती है तो 4 वीक में वो अवेयर करें गवर्नमेंट को और जो गवर्नमेंट है वो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि किसी भी फैमिली में अगर इस तरीके का लॉस होता है तो उसको बनने में टाइम भी लगता है। तो वहाँ पर उन्होंने 60 डेज का कि अगर प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर इस तरीके का कोई इश्यू क्रिएट हुआ है किसी फैमिली के साथ में, कोई ट्रेजेडी हुई है किसी फैमिली में, तो उनको 60 डेज की डेडलाइन दी जाती है कि 60 डेज में वो इस तरीके का जो भी इशू हुआ है, जो भी लॉस हुआ है उनकी फैमिली में, वो अवेयर करे गवर्नमेंट को और जो भी असिस्टेंस उनको दी जा रही है वो लेने की कोशिश करे। लेकिन अगर फ्यूचर में इस तरीके का इशू होता है तो उसके लिए 90 डेज की डेडलाइन डिसाइड की गई है कि 90 डेज में वो जो भी इस तरीके की अवेयरनेस है वो गवर्नमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करें। लेकिन अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी रीजन की वजह से डिले होता है तो उसको भी जो स्टेट है वो कंसर्न लेगा, उसको भी ध्यान में रखेगा, उसको भी रिव्यू करेगा और उसी के बेसिस पर उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। असिस्टेंट मतलब कंपनसेशन, कुछ गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। जैसे 50,000 रुपीज़ एक फैमिली को प्रोवाइड करती है कि अगर उस फैमिली में वही ब्रेड विनर है वही पर्सन और उसी की डेथ हो गई तो वो जो फैमिली है उनके ऊपर एक इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट हो जाता है। ओके, और इस बर्डन को कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा रिलीफ करके कि कुछ असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करने की जाए ताकि एक तरीके से वो अपना फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डेवलप कर सके और अपने आप को जो मेन स्ट्रीम है इकोनॉमी में उसमें आगे बढ़ा सके। यहाँ पर जुडिशरी का इंपॉर्टेंट रोल आपको दिख रहा होगा कि जुडिशरी किस तरीके से हमारी जो पॉपुलेशन है उसके राइट्स को अवेयर करने में, उनके राइट्स को अवेल करने में किस तरीके से हेल्प कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में वर्चुअल डिस्कशन होता है। मेजर पॉइंट ये है कि प्रेजेंट टाइम में रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम उनके बीच में डिस्कशन हो रहा है, मेजर पॉइंट ये डिस्कशन हुआ कि रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया है उस तरीके का इशू जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में कभी भी नहीं होना चाहिए। इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो इस तरीके के कन्फ्लिक्ट से हमेशा फ्री रहना चाहिए। ये ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी डेमोक्रेसीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। एक तरीके से एक डिस्कशन हमेशा रेगुलर बने रहना चाहिए ताकि इस तरीके के जो इशू हैं, जिस तरीके के हम यूक्रेन में देखने को मिल रहे हैं, उस तरीके के इशू यहाँ पर क्रिएट ना हो। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर फोकस करते हुए उन्होंने ये भी बोला कि फ्री एंड फेयर ये रीजन रहना चाहिए ताकि यहाँ पर जो हर कंट्रीज़ है या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो कंट्रीज़ इंडो पैसिफिक रीजन पर डिपेंडेंट है अपने ट्रेड के लिए, बहुत सारे अपने कमोडिटीज़ के लिए, उन सभी के लिए फ्री एंड फेयर रहना चाहिए। कभी भी किसी एक कंट्री का यहाँ पर डोमिनेंस ना हो। आप सभी को पता है इंडो पैसिफिक रीजन के फ्री एंड ओपन रखने के लिए ही क्वेड ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया है। क्वेड ग्रुप का फॉर्मेशन आप सभी को पता है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस एक तरीके से
चाइना की जो डोमिनेंस पॉलिसी है वो सीरिया में इंक्रीज़ होती जा रही थी। उन्होंने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के थ्रू यहाँ पर जो भी स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश कर दी। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो श्रीलंका में काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है, काफ़ी इकोनॉमिक बर्डन है श्रीलंका के ऊपर, और वहाँ पर पहले बहुत सारे पोर्ट डेवलप किए गए थे चाइना की असिस्टेंस से, अब चाइना को ही एक तरीके से सौंप दिए गए हैं। तो इस तरीके की चाइना जो है वो अपनी डेप्थ पॉलिसी को फॉलो करते हुए यहाँ के जो भी स्मॉल आइलैंड नेशन हैं उन सभी को अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन वाला जो रीजन है, जो एक तरीके से कनेक्ट करता है, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितना ट्रेड होता है उसका मेजॉरिटी वाला पार्ट जो है, मतलब यहाँ से जो ट्रेड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक रीजन, इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर कल हमने देखा कि जो मणिपुर के जो सीएम है, मणिपुर में अभी इलेक्शन हुए, वहाँ पर सीएम को अपॉइंट किया गया, और अभी वहाँ पर उत्तराखंड में और गोवा में जो पहले वहाँ के सीएम थे उन्हीं को रेगुलर यहाँ पर किया जा रहा है। उत्तराखंड में आप सभी को पता है कि मिस्टर धामी जो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जो यहाँ पर जो जनरल इलेक्शन हुए उनमें उनकी हार हुई, लेकिन उनको एज ए सीएम यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है। मतलब जो भी वहाँ के लेजिस्लेटर हैं उन सभी के हेड के रूप में उनको रखा गया है, और आप सभी को पता है कि जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है उसका जो हेड होता है, उसका जो लीडर होता है, उसी को गवर्नर के द्वारा वहाँ का सीएम अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 164 यही तो बात बोलता है। आर्टिकल 164 में ये बात बोली गई है कि जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर जो है, वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा जो अदर फैक्ट्स हैं, अदर जो भी प्रोसीजर क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। आप सभी को पता है पुष्कर सिंह धामी जो है वो वहाँ के जनरल इलेक्शन में लॉस कर गए अपनी सीट को, और वहाँ पर एक तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो वहाँ की जो लेजिस्लेटर है वो बाइकैमरल लेजिस्लेटर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसके कारण से पुष्कर सिंह धामी को नेक्स्ट 6 मंथ्स में, देखो जब बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है तो आप सभी को पता है कि जो लोअर हाउस होता है वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और जो अपर हाउस होता है वहाँ पर इनडायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है। इसलिए पुष्कर सिंह धामी को अगर यहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर होती तो अपर हाउस से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया जाता, और उनका जो सीएम की जो सीट है वो रेगुलर बनी रहती। लेकिन अब 6 मंथ्स में उनको जो जनरल इलेक्शन है वो किसी न किसी सीट से जीतने होंगे, तभी उनकी जो सीएम की पोस्ट है वो रेगुलर बनी रहेगी। इस बात से हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसमें अगर कोई पर्सन अगर वो मेंबर नहीं है, जैसे पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है, तब भी 6 महीने के लिए वो मंत्री बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, सीएम पीएम बन सकता है। लेकिन उनको 6 मंथ्स में क्या करना होगा, अपनी किसी भी सीट से जीत करके आना होगा। मतलब पार्लियामेंट का सेंटर में और स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका मेंबर बनना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर चाइना में एक इशू देखने को मिला। वहाँ पर एक प्लेन जो है जिसमें प्लेन बोइंग 737 फ्लाइट जो थी वहाँ पे माउंटेन की वजह से क्रैश हो गया, जिसमें 132 पीपल थे, और उन सभी की यहाँ पर एक तरीके से क्रैश हो गया। अभी हमने लास्ट ईयर अगर हम बात करें 8 दिसंबर 2021 की, तो हमारे इंडिया के फर्स्ट सीडीएस जो हैं उनकी भी इसी तरीके से चोपर क्रैश हो गया था साउथ इंडिया में, जब वो जा रहे थे किसी एक तरीके से कुछ ऑडियंस जो है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको स्पीच देने के लिए, तो वहाँ पर ये इशू हुआ, और सेम इशू यहाँ पर देखने को मिला है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, पंजाब से राज्यसभा की जो सीट है, यहाँ पर ये बताया गया है कि अभी 31 मार्च को लगभग 13 राज्यसभा सीट जो हैं, जो 6 स्टेट्स में हैं, उनके लिए पोलिंग होगी, और इसके लिए पंजाब में 5 सीट्स वैकेंट हुई हैं, और आप सभी को पता है 117 वहाँ पर जनरल असेंबली की सीट है, जिसमें 92 आम आदमी पार्टी को मिली है। तो आम आदमी पार्टी अपने 5 मेंबर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी राज्यसभा में। मतलब एक तरीके से राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी की जो सीट्स हैं वो इंक्रीज़ होती दिख रही हैं। मतलब सेंट्रल की जो पॉलिटिक्स है, सेंट्रल की जो हमारा पार्लियामेंट है, उसमें भी आम आदमी पार्टी के जो सीट्स हैं वो एक तरीके से इंक्रीज़ होती दिख रही हैं, और इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है वो अदर स्टेट्स में अपनी जो अवेलेबिलिटी है उनको निश्चित कर रही है कि आने वाले टाइम में जहाँ पर भी इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पर वो कंटेस्ट करे और एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपनी पहुँच बना सके। यहाँ पर
दिल्ली के एमएलए हैं राघव चड्ढा, इसके अलावा फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह, फॉर्मर आईआईटी दिल्ली एसोसिएट प्रोफेसर संदीप पाठक, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर हैं अशोक मित्तल और लुधियाना बेस्ड बिजनेसमैन हैं संजीव अरोड़ा। उन सभी को उन्होंने नॉमिनेट किया है राज्यसभा सीट्स के लिए पंजाब से। ओके, तो यहाँ पर जो भी अदर पार्टीज़ हैं जैसे कि अकाली दल है, शिरोमणि अकाली दल, उन्होंने आरोप लगाया है कि देखो जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब से बाहर के जो लोग हैं उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ की राज्यसभा सीट से। इससे पंजाब के जो भी लोग हैं उनके साथ में एक धोखा हो रहा है कि बाहर के लोग आकर के पंजाब को गवर्न कर रहे हैं, पंजाब के क्या इशू हैं वो वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 5 पर। अब सभी को पता है केरला में सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, और उस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत सारा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि अगर हम डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो केरला है वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, तो वहाँ पर इस तरीके का जो इशू क्रिएट होगा जिसकी वजह से जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि उनके लैंड और हाउस जो एरिया है वो इसमें कैप्चर होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 7 पर, पहले पेज नंबर 6 पर। इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी जो डिस्कशन हुआ है, हमने फ्रंट पेज पर भी डिस्कशन जो किया है उसके बारे में ही यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी डीपनिंग लेवल पर, अगर हम कुछ पॉइंट पे बात करें जैसे स्ट्रेटजिक, इकोनॉमिक, कम्युनिटी टाइज, ये जो हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल पर जा रहे हैं, जिससे हमारे जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पर हाईलाइट होते दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहा है, और अगर हम बायलैटरल रिलेशनशिप की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बीच में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हिस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो बताया गया है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशन है वो हम नेचुरल पार्टनर हैं, दोनों में एंशिएंट और मॉडर्न कंट्रीज़ के रूप में। इसके अलावा कल्चर वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ एनर्जी एंड ऑप्टिमिज्म, मतलब हर सेक्टर में हमारे जो रिलेशन हैं वो काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया की जो भी मैग्निफिसेंट कल्चर है, उसकी डाइवर्सिटी है, उसकी डेप्थ जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है। हिस्ट्री में जो हमारा कनेक्शन रहा है उसकी इम्पोर्टेंस को ऑस्ट्रेलिया जानता है। ओके, यहाँ पर ये बताया गया है कि काफ़ी हज़ारों सालों से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो हिस्टोरी है, जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी मेंटेन्ड लेवल पर है। यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से अभी 21 मार्च को दोनों कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बीच में वर्चुअल मीटिंग हुई। बहुत सारे जो रिलेशंस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, इन सभी को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसी के लिए यहाँ पर डिस्कशन किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि 2020 से हमारे जो रिलेशनशिप है उनमें काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन देखने को मिला, जिसमें हमने साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम अफेयर्स, डिफेंस टाइज, इकोनॉमिक एंड बिजनेस लिंक, क्वाड्रिलेटरल कॉपरेशन, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हमारे जो रिलेशंस है वो काफ़ी एडवांस लेवल पर आगे गए हैं। ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वहाँ के जो रॉ मटेरियल और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये एक तरीके से एक बेसिक पर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों कंट्री जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी एंड पार्टनरशिप के एरिया में भी काम कर रही है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, अल्ट्रा लो कोस्ट सोलर, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर दोनों कंट्री जो है वो अच्छे से वर्क कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की मिनरल्स और इंडियन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग ये मिल करके जब काम करेंगे तो बहुत सारे इनोवेशन, साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन सभी लेवल पर, मतलब बहुत सारे जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उन सभी को हम एक तरीके से पीस करने में और जो भी हमारे रिलेशन हैं उनको बूस्टअप करने में काफ़ी अच्छे से वर्क करेंगे। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है कि जो भी फ्यूचर में जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें स्किल बेस्ड जो स्टडी हो, जो एजुकेशन हो, ट्रेनिंग जो हो वो इस तरीके से हो ताकि इंडस्ट्रियल लेवल पर हम काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकें। तो ये दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशन है उसके बारे में बताया गया है। इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले रीजन में जो आइलैंड नेशन है उनको सपोर्ट करने की, हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता है। ये भी हमारे इंडिया के जो रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया के साथ में उसमें काफ़ी मेनटेन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर कुछ डाटा आए हैं, इन डाटाज को हम डिस्कस कर लेते हैं कि रशिया के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंसी कितनी है और अदर कंट्रीज़ की। तो इंडिया का जो आर्म्स इंपोर्ट किया जाता है रशिया से 2017 से 2021 के बीच में, मतलब लास्ट 5 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। ओके, यहाँ पर ये बताया गया है कि 1991 से अगर हम बात करें रेगुलर इंक्रीज होता हमें दिख रहा था, लगभग 2000 तक इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो काफ़ी इंक्रीज होते दिखे, लेकिन अभी लास्ट 5 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होते हुए हमें दिख रहे हैं, क्योंकि इंडिया पहले रशिया को अपने प्राइमरी सोर्स के रूप में रखा था, अब उसको इंडिया रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है और अदर कंट्रीज़ के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। इसका मेजर रीज़न ये भी है कि किसी भी कंट्री को ये नहीं लगना चाहिए कि ये जो दूसरा जो कंट्री है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया ने अपनी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की अपने रिलेशन को, और हर कंट्री के साथ में जो अपने डिफेंस वेपन को लेकर के कि वहाँ पर जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी है उन सभी को अवेल करने की इंडिया में कोशिश की है। तो यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू आपको शो हो रहा होगा कि किस तरीके से इंडिया ने जो पहले रशिया के साथ में हमारे बेहतरीन रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुए हैं, हालांकि हाईएस्ट पॉइंट पर भी गए हैं 2011-12 के टाइम में, लेकिन फिर से यहाँ पर डिक्रीज़ देखने को मिला है। और यहाँ पर फ्रांस के साथ में जो हमारे रिलेशन हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हुए हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया, चाइना, इजिप्ट, इराक, बेलारूस, कजाकिस्तान, सीरिया, अल्जीरिया और वियतनाम ये रशिया के साथ में 2017 से 2021 के बीच में मेजर इम्पोर्टर्स हैं आर्म्स वेपन्स की, लेकिन सभी कंट्रीज़ में इंडिया और वियतनाम ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने रशिया के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंसी है 2012 से 2016 के पीरियड में जितनी डिपेंडेंसी थी उससे अपनी डिपेंडेंसी को क्या किया है, कम किया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर आर्टिकल है श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है उसको लेकर के। आप सभी को पता है कि इकोनॉमी की श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो मेजॉरिटी में फोकस होती है टूरिज्म सेक्टर के ऊपर। कोविड पेंडेमिक जैसे ही स्टार्ट हुआ यहाँ की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो गई, क्योंकि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी किसी एक पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है तो अगर कोई पेंडेमिक आया और उसी सेक्टर को सबसे ज़्यादा एक तरीके से हर्ट किया, जैसे कि कोविड की वजह से जो टूरिज्म सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया गया। इसके अलावा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो एक तरीके से एंट्री थी उन सभी को बैन कर दिया गया था। हालांकि जैसे जैसे वैक्सीन अवेल हुई मार्केट में वैसे वैसे अदर कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी अगर हम बात करें तो 27 मार्च से इंडिया जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट सभी कंट्रीज़ में जो पहले कोविड से पहले सभी कंट्रीज़ में जो कनेक्टिविटी थी उसको रेगुलर करेगा। तो आप सभी को पता है कि टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंसी श्रीलंका की ज़्यादा से ज़्यादा और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा हिट हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। वहाँ की जो करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा फॉल डाउन हो गई डॉलर की कंपैरिजन में, जिसकी वजह से वहाँ पर जो इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो जब इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो इसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। इंडिया की यहाँ की बात की गई है तो इंडिया ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश की है श्रीलंका को, कि श्रीलंका में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन सभी को हेल्प करने में, उन सभी से निकलने में इंडिया यहाँ पर काफ़ी कोशिश इंडिया के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो EWS कोटा को लेकर के ये आर्टिकल डिस्कस कर रखा है। अभी हम नेक्स्ट जो पेज है उस पर इसको डिस्कस भी करेंगे। अभी आप सभी को पता है EWS कोटा इसलिए दिया गया था कि हमारी जो जनरल कैटेगरी जिनको किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं है उनको भी 10% रिजर्वेशन दिया जाए, कि ऐसी फैमिलीज़ जहां पर एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं है, 8 लाख की एक कैप डिसाइड की गई, उसके बेसिस पर उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में उनको इंक्लूड किया जाएगा और EWS जो कोटा है वो उनको दिया जाएगा। 10% रिजर्वेशन एजुकेशन और जॉब के लिए। अब 28 अप्रैल को ये जो केस है वो डिस्कशन होगा कि आपने 8 लाख जो एनुअल इनकम है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया। ओके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसको लेकर के आरोप लगाए हैं, या फिर यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज ने भी ये बोले हैं कि 8 लाख जो क्राइटेरिया है वो हमने ओबीसी के लिए डिसाइड कर रखा है। फिर आपने EWS के बेसिस पर भी 8 लाख का जो क्राइटेरिया है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है।
आप सभी को पता है ईडब्ल्यूएस जो कोटा है वो 103rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ईडब्ल्यूएस कोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो, जब भी इस तरीके की कोई न्यूज़ में रहता है और कोई नया डाटा जो इंसर्ट किया गया हो, कोई अमेंडमेंट जो किया गया हो, आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया है, क्योंकि इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो तुषार मेहता है उन्होंने कुछ बात बोली है, सॉलिसिटर जनरल जो हैं उन्होंने बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है इकोनॉमिकली वीकर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग पुअर्टी लाइन के अंडर आते हैं। इसमें वो लोग हैं जो लो इनकम ग्रुप से आते हैं और इसमें जिनकी कुछ स्मॉल सेविंग भी है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जो अपने बच्चे हैं उनको स्टडी करवा सकें। तो उन्हीं को ये रिलीफ देने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया था। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 8 लाख जो है वो हमने ओबीसी के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्ट किया। हमने वो क्राइटेरिया इसलिए डिसाइड करने की कोशिश की क्योंकि हमारे इंडिया की बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो ये जो क्राइटेरिया है 8 लाख पर एनुअल इनकम, इससे नीचे आते हैं। और उन सभी को रिलीफ देने के लिए जिनसे एक सोसाइटी में ये भी हो सके, क्योंकि अभी तक एक सोशल स्टिग्मा बना हुआ है कि ये जो कैटेगरीज हैं इन्हीं को रिजर्वेशन मिलता है। तो एक जो जनरल कैटेगरी है उनमें भी जब रिजर्वेशन दिया जाए तो सोसाइटी में जो सोशल स्टिग्मा है वो कम हो सके और ये लगे कि हाँ, जो रिजर्वेशन है वो सभी के अपग्रेडेशन के लिए अवेल करवाया जाता है। यहाँ पर जो डिस्कशन है वो यूएस के कुछ ऑफिशियल इंडिया के विजिट पर आए हैं, उनको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन होगा। ये जो यूएस के जो ऑफिशियल हैं वो पहले साउथ एशिया की प्रेजेंट टाइम में विजिट पर हैं। साउथ एशिया के जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो विजिट करेंगे। पहले वो बांग्लादेश जो कंट्री है वहाँ पर विजिट किया, उसके बाद में इंडिया के विजिट पर आए हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन होता है। हो सकता है 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी इस डिस्कशन में, इस मीटिंग में। तो आपका क्वेश्चन ये है कि 2+2 जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है उसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, ये बताया गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को लग रहा होगा कि इंडिया की विजिट पर बहुत सारे कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में हमने अभी वर्चुअल मीटिंग भी की है। इसके अलावा आने वाले टाइम में इजराइल की तरफ से भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रेगुलर बने रहते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम डिस्कशन कर सकते हैं, यूक्रेन जो इशू चल रहा है उसको लेकर के डिस्कशन कर सकते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेररिज्म एक इम्पोर्टेंट इशू है। इस तरह के अलावा जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, आईपीसीसी की रिपोर्ट में भी हमने ये देखा कि क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए भी यहाँ पर डिस्कशन किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पद्म अवार्ड्स दिए। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर ये जो पद्म अवार्ड्स हैं इनके बारे में बताया जाता है और अभी ये जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पद्म अवार्ड्स दिए हैं। बिपिन रावत, गुलाम नबी आज़ाद, एन चंद्रशेखरन ये ओनर्स लिस्ट में थे। और यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ हमारी सोसाइटी के अनसंग हीरोज़ भी थे जिन्होंने सोसाइटी के लिए काफ़ी बेहतरीन काम किया है, लेकिन जनरल लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, तो उनको भी यहाँ पर पद्म अवार्ड दिए गए हैं। पद्म अवार्ड से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की अगर हम बात करें तो उसका नेम है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद में आते हैं पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड में सबसे हाईएस्ट लेवल पर है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण, फिर है पद्म श्री। ओके, तो अगर हम सीरीज वाइज देखें तो पद्मश्री जो है वो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में आता है, पद्म भूषण जो है वो 3rd नंबर पर और पद्म विभूषण आता है 2nd नंबर पर। लेकिन अगर पद्म अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट लेवल पर आता है पद्म विभूषण। 1954 से इनको स्टार्ट किया गया था, हालांकि कुछ टाइम में 1978 से और 1978, 1979, 1993 टू 1997 के बीच में ये जो अवार्ड्स हैं वो दिए नहीं गए थे। हालांकि अगर हम जनरल बात करें तो हर साल जो है वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर इनके बारे में अनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ देखिए पेज नंबर 11 पर। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो, रशिया आप सभी को पता है कि ऑयल प्रोड्यूसर है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 2nd नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आता है रशिया, और यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूसर। हालांकि इंडिया की डिपेंडेंसी की बात की गई है तो इंडिया अपने क्रूड ऑयल के लिए मेजरली इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, नाइजीरिया, यूएस इनके ऊपर डिपेंड करता है।
1% से भी कम हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। देखो इस तरीके के जो फैक्ट हैं उनको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इसमें ये इस तरीके से पूछा जाएगा कि इंडिया जो है वो अपने ऑयल इंपोर्ट्स के लिए मोर देन 50% डिपेंड करता है रशिया के ऊपर। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए जो डाटा है इनको लेकर के प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आते ही हैं, मेंस में अपने आंसर लिखो तो इस तरीके के डाटा आप इनपुट करते हो तो इससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 12 पर, यहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके बारे में बताया गया है मिनिस्ट्री ने कि 44% तक इसको कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से कुछ एंटिक आइडोल जो हैं उनको इंडिया से चुराया गया, फिर ऑस्ट्रेलिया में ले जा करके उनको बेच दिया गया। तो यहाँ पर जो 29 स्टोलन एंटिक्विटीज़ हैं उनको वापस इंडिया को सौंपा गया है। हालांकि इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी इस तरीके की असिस्टेंस हमें इंडिया को मिल रही है, जिसमें इटली, यूके और ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये सारे जो भी एंटिक्विटीज़ हैं वो जल्द ही इंडिया वापस पहुँचाई जाएंगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो भी हमारे यहाँ स्टेट से, जिस स्टेट से जो भी आइडोल जो है उसको चुराया गया वो वापस उनको सौंपा जाएगा। इसमें ये जो इलीगली तरीके से कैप्चर की गई ये आइडोल्स राजस्थान, वेस्ट बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और अदर स्टेट्स भी इसमें शामिल हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1861 में एस्टेब्लिश किया गया था और अलेक्जेंडर बगिंघम जिसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे 1861 में, और इसीलिए फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी जो है उनको बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इन्हीं को बोला जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 13 पर, फॉरेन पेज पर। यहाँ पर फर्स्ट जो आर्टिकल है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो इशू है, तो यूक्रेन ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि मरियापोल जो रीजन है उसको सरेंडर करने से, कि रशिया के अंडर इसको सरेंडर कर दिया जाए कि हाँ ये आपका पार्ट है और इसको आप कैप्चर कर सकते हो। तो इसको लेकर के उन्होंने एक तरीके से क्या किया है, मना किया है, बैन किया है, सैंक्शंस लगाएं कि नहीं आप इस तरीके से इसको कैप्चर नहीं कर सकते हो। देखो बहुत सारे एरिया जो है यूक्रेन को लेकर के काफ़ी कन्फ्लिक्टेड रीजन है। इससे पहले भी क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था इसी तरीके से अटैक करके रशिया ने यूक्रेन का जो पार्ट है 2014 में। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आसियान कंट्रीज़ की मीटिंग को लेकर के है कि म्यांमार में, आप सभी को पता है लास्ट 1 फरवरी 2021 से म्यांमार में जो आर्मी रूल है वो लगा हुआ है। तो आसियान जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि वहाँ के जो आर्मी चीफ है उनके साथ में कि जो इशू है उनको ख़त्म किया जा सके और वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसको दोबारा से अवेल किया जा सके। आसियान के बारे में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ देखिए ये जो 10 कंट्रीज़ हैं वो आसियान ग्रुप में आते हैं, जिनके नेम आप देख सकते हो, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया और ब्रुनेई। जब भी कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज़्यादा कंट्रीज़ मेंबर नहीं हैं तो आप उसको एक तरीके से व्यू कर सकते हो, नेम याद रख सकते हो। इसके अलावा कोई ग्रुप जिसमें अदर कंटिनेंट से बिलोंग करते हैं तो उसमें आप ये ध्यान रख सकते हो कि कौन से कंटिनेंट से इसमें मेंबर हैं, कौन से कंटिनेंट से मेंबर नहीं है। इस तरीके से जो ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप रेडी कर सकते हो। 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये जो आसियान ग्रुप है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। देखो कौन से डिक्लेरेशन, कौन से ग्रुप, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर एमिशन हो रहा है, आने वाले टाइम में जो हमने टारगेट लिया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हम इंक्रीज़ नहीं होने देंगे अर्थ का, लेकिन जिस तरीके से एमिशन हो रहा है उससे तो ये लगता है कि ये जो टेम्परेचर है वो जल्दी इंक्रीज़ होगा और इससे हमें लग रहा है कि हमारी जो लाइफ है वो सपोर्ट पर चल रही है। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो हमें क्या करना होगा, ये जो इशू है वो इंक्रीज़ होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि हमने जो टारगेट लिए हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम टेम्परेचर रखेंगे, तो इसके लिए हमें 2030 तक जो हमारा एमिशन है उसमें 45% तक डिक्रीज़ लाना होगा। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई उसमें भी ये बोला गया कि पेरिस एग्रीमेंट में जो भी हमने प्लेजेस लिए थे उन सभी को हमें दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है और एमिशन जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है उसको हमें एक तरीके से डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है।
आईपीसीसी की यहाँ पर बात की गई है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। ओके, और 1988 में इसको बनाया गया था आईपीसीसी को। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम दोनों ने मिलकर के इसको बनाया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी बाद में इसमें एंडोर्स हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और 195 मेंबर स्टेट इसमें हैं। ओके, तो एक जनरल अवेयरनेस है हर टॉपिक, हर बेसिक फैक्ट्स को लेकर के। ये आज का हमारा द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।